ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स का ऐसे ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है? चेंज। ट्रांसफार्मर क्या चेंज करेगा? इट विल चेंज वोल्टेज। इट विल चेंज वोल्टेज। It will change voltage. Now, when we say the word change, change means what? Lower to higher. Or it means what? Higher to lower. Now, when this happens, we call it step up transformer. When this happens, we call it step down transformer. Step up and step down. Working principle. Working principle is mutual induction, not self. Working principle is mutual induction. Working principle is mutual induction. Now, from previous knowledge, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए कितने कॉइल्स होते हैं? मिनिमम 2। तो यहां पर भी 2 कॉइल्स होगा। ठीक है, तो 2 कॉइल्स होगा। एक कॉइल को क्या बुलाएंगे? प्राइमरी। किधर भी हो सकता है, लाइट लेफ्ट। दूसरे को क्या बुलाएंगे? सेकेंडरी। तो ये कॉइल बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर पर बंधे हुए होते हैं। हवा में तो कॉइल होगा नहीं। ओके,
इसको बनाने का एक और तरीका है जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है। याद है, दो सोलेनॉइड बनाते थे, एक के अंदर एक। हाँ, याद है। बस। ज्यादा अच्छा वाला ये होता है। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर्स के कितने सेटअप हो सकते हैं? टू टाइप्स ऑफ सेटअप्स। पहला और दूसरा। ठीक है, दो सेटअप। ये हमने दूसरा वाला, ये पहला वाला। देख लो ध्यान से। दिख रहा है? ये बना लेना, ये तो बनाना है ना। हवा में तो नहीं होगा ना कॉइलिंग। कॉइलिंग आयरन कोर के ऊपर होगी। ये बना लेना आयरन कोर। पहला आयरन कोर। ठीक है। और दूसरा आयरन कोर ऐसे। ठीक। ये सब चीज बुक में मार्क कर लो। पर्पस, प्रिंसिपल। बस इतना ही डब्बा लगाना है ना। पर्पस में, प्रिंसिपल में इतना ही डब्बा लगाओ, पढ़ना है, नहीं तो पूरा बुक अंडरलाइन हो जाए। ठीक है। कंस्ट्रक्शन। अगर आपको ट्रांसफार्मर बनाने आ गया कंस्ट्रक्शन, तो हम क्या करेंगे? दोनों बनाएंगे। एक मत बनाना। ड्रॉ बोथ ऑफ देम। ड्रॉ बोथ। एक डायग्राम बोलेगा बनाने के लिए तो कोशिश करना पहला वाला बनाने का। क्यों पहला वाला अच्छा होता है वो बता देंगे भी आप। ठीक है। अब वर्किंग। यहां से मैथ्स चालू। म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद ये समझ में आएगा। तो ये बड़ा कॉइल, ठीक, और उसके अंदर छोटा कॉइल। तो जब आप बड़े कॉइल में करंट देते थे, छोटे कॉइल में फ्लक्स आता था। उसकी वजह से म्यू नॉट एन आई इंटू छोटे कॉइल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। याद है? ये R1 लेते थे, ये R2 लेते थे। इसके वजह से क्या लिखते थे? फील्ड। और एरिया कौन से एरिया लेते थे? ये वाला।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस दो तो दूसरे कॉइल में क्या आएगा, फ्लक्स, और चेंजिंग फ्लक्स क्या देगा, ईएमएफ। माइनस साइन के साथ लगा दो, क्योंकि माइनस डी फाइव बाई डी टी इज वॉट, ईएमएफ। ठीक है, माइनस साइन क्यों लगाते थे, डिक्रीजिंग ईएमएफ होना चाहिए। ठीक है, लेंज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये तो एक टर्न की वजह से हुआ, काफी सारा टर्न होता था तो क्या लिखते थे, इनटू एन। क्लियर है ये चीज, यहां देखो, अगर आप प्राइमरी को इनपुट मानते हो, इक्रे अक्रॉस वोल्टेज देते हो, ठीक है, वोल्टेज मतलब करंट, तो करंट देने से क्या जनरेट होगा, फ्लक्स। वो फ्लक्स किसमें जाएगा, सेकेंडरी में। और सेकेंडरी में अगर वोल्टेज आपका साइनोसोडल है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट भी साइनोसोडल होगा, चेंज होगा करंट, चेंज करंट होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज अगर टाइम के साथ होगा तो क्या जनरेट करेगा, ईएमएफ। तो सेकेंडरी में जो ईएमएफ आता है वो कौन सा ईएमएफ आता है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ध्यान रखना, यही सब गड़बड़ होता है एग्जाम। ठीक है, तो वर्किंग में पहला पॉइंट लिखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन डीसी करंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट क्या होगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, कोई फ्लक्स फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कोई चेंज इन फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। व्हेन एसी करंट इज अप्लाइड टू प्राइमरी, बीच का सारा लाइन स्किप कर गए, इट कॉजेस फ्लक्स टू चेंज इन सेकेंडरी। एसी करंट का क्या खुद का मतलब हो गया, एक खुद समय के साथ चेंज कर रहा है। तो अगर ये चेंज कर रहा है तो बी चेंज कर रहा है, और बी चेंज कर रहा है तो फाई चेंज कर रहा है। समझ आ रहा है, ये लिख लेना, ये चेंज कर रहा है तो ये चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है तो ये चेंज कर रहा है। बाद में ये दिमाग नहीं, अरे करंट सर कांस्टेंट था, एसी करंट कांस्टेंट कहां से होगा, वो खुद चेंज हो रहा है। तो ये लिख लेना, करंट चेंजेस, बी चेंजेस, देयरफॉर फाई चेंजेस। एरिया कांस्टेंट है, ट्रांसफार्मर देखा आपने यहां पर लगा हुआ, देखते उसका एरिया घटते बढ़ते नहीं ना, सेम रहता है। एंगल भी रोटेट हो रहा होता है कि कुछ। तो डायरेक्ट लिख दिया, व्हेन एसी करंट इज अप्लाइड टू प्राइमरी इट कॉजेस फ्लक्स टू चेंज इन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का अगर आप चेंज इन फ्लक्स लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन फ्लक्स विल गिव यू व्हाट, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी में एक टर्न होता तो कितना चेंज होता, डी फाइव बाई डी टी। दो टर्न होता तो टू इंटू डी फाइव बाई डी टी, तीन होता तो थ्री इंटू डी फाइव बाई डी टी। तो एनएस टर्न्स हैं तो कितना चेंज होगा, एनएस इंटू डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यही है टेंशन वाला मुद्दा। ठीक है, देखना ध्यान से सुनना है पहले। तो आप क्या बोल रहे हो, ये दूसरे कॉइल में फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। सो दूसरे कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब दूसरे कॉइल का चेंजिंग फ्लक्स विल इंड्यूस बैक ईएमएफ इन द फर्स्ट कॉइल। ये समझ में आता है आपको,
सब इंटरलिंक्ड है। आपने पहले वाले में वोल्टेज अप्लाई किया, उसके वजह से इंड्यूस्ड फ्लक्स आया अंदर वाले में। अब अंदर वाले का अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ना बेटा वो काले वाले का भी फ्लक्स चेंज कर रहा है, क्योंकि काला वाले के अंदर है रेड वाला। तो काले वाले का अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो उस चेंजिंग फ्लक्स के कारण एक नया ईएमएफ आएगा ब्लैक के अंदर, जिसको हम क्या बुलाएंगे, बैक ईएमएफ। ये ध्यान रखना है, ये वोल्टेज वाला नहीं है जो अप्लाई किया आपने। समझ में आ रहा है आपको? मान लो यहां पर आपने एक पोटेंशियल शुरू में क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, करंट आया। इस करंट की वजह से क्या आया, फ्लक्स आया। इस चेंजिंग फ्लक्स ने इसके अंदर क्या किया, ईएमएफ इंड्यूस किया। अब इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये इसको अफेक्ट करेगा। तो जब ये इसको अफेक्ट करेगा तो उसकी वजह से ईएमएफ हम लिख रहे हैं बैक ईएमएफ। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं लिख रहे हम, इसका कहानी खत्म हो चुका है। समझ आया ये चीज? यही है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसका। तो यहां पर जब हम बैक ईएमएफ लिखेंगे प्राइमरी, तो इसको भी क्या लिख देंगे, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स इंटू डी फाइव बाय डी टी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। नंबर 2 पॉइंट में यहां लिखो, changing flux in secondary causes back EMF in primary, which is given by जो आपने लिखा। ओके, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, बड़ा डेंजरस पोर्शन है ये वाला। यही सेकंड से पहला वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज लगाया, फ्लक्स आया, चेंज किया और फ्लक्स जनरेट हो गया सेकेंडरी में। दूसरा वाला थोड़ा डेंजरस है। वो थोड़ा क्यों? क्योंकि आपको ये सीखना है कि आप जब एनपी डी फाइव बाई डी टी लिखते हैं तो वो एनपी डी फाइव बाई डी टी क्या है, बैक ईएमएफ है। आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो ईएमएफ नहीं है वो। ठीक है। थर्ड, अगले स्टेप में हम ये लिखेंगे, ये आपने अप्लाई किया था, यू अप्लाइड, एंड ये बैक ईएमएफ जो आपने पीछे लिखा। अब ये क्या हो गया, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहले तो ये लिखो, ईपी विल बी इक्वल्स टू वीपी व्हाट यू अप्लाइड। यहां वीपी लिख लेना जो हमने अप्लाई किया। ठीक है, ध्यान से सुनना। प्राइमरी का जो कॉइल होता है उसका रेसिस्टेंस हम जीरो मानते हैं। प्राइमरी का जो कॉइल होता है उसका रेसिस्टेंस हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। ध्यान से देखना। तो कॉइल को एक तार मान लेते हैं, ऐसा तार। ध्यान से देखिएगा, अगर रेसिस्टेंस होता तो क्या होता। तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपने अप्लाई किया। ठीक है,
कॉइल के अंदर जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ, बैटरी लगा, ईएमएफ का मतलब तो बैटरी है ना बेटा, तो उस बैटरी में ईपी आएगा, और थर्ड चैप्टर के हिसाब से और क्या आएगा, उस बैटरी का रेसिस्टेंस आएगा। आपने सीखा होगा थर्ड चैप्टर में बैटरी का खुद का भी एक रेसिस्टेंस होता है। अब देखना ध्यान से, चूंकि हम कॉइल को हटाकर बैटरी बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि कॉइल का रेसिस्टेंस 0 है, तो क्या ये रेसिस्टेंस आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब डायग्राम कैसा बनेगा? वीपी विल बी इक्वल्स टू ईपी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनफाइनाइट करंट उसमें चला जाने लगेगा। दैट्स व्हाई इसको बना लो। प्राइमरी कॉइल का रेसिस्टेंस हम 0 मानते हैं, इसीलिए ईपी और वीपी बराबर आते हैं। अगर आप प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस 0 नहीं मानिएगा तो दोनों बराबर नहीं आएंगे। बना लीजिएगा डायग्राम। ठीक है, देखो फिर से मैं आपको समझा देता हूं, देखना ध्यान से। अगर दोनों बराबर नहीं हुआ, ठीक है, व्हाट विल हैपन? एक करंट ऐसा दौड़ेगा, करंट का वैल्यू आई, और करंट का वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो दैट विल गिव यू व्हाट, आई बाय, सॉरी, वोल्टेज का वैल्यू निकालने जाओगे क्या देगा, आई बाय आर। अब इस सर्किट में चूंकि पोटेंशियल हर जगह का उल्टा आकर दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो इस सर्किट में नेट पोटेंशियल क्या है, नेट क्या है, 0। और वी नेट 0 है तो करंट क्या होगा? यहां पर करंट कुछ आ गया, और आपने सर्किट का रेसिस्टेंस मान लो, हमने आइडियल कॉइल के लिए सर्किट का रेसिस्टेंस क्या माना हुआ है, 0। तो इसका वैल्यू अगर 0 रख दोगे पहले वाले केस में, तो करंट यहां पर, सॉरी गड़बड़ लिखा गया, करंट का वैल्यू क्या होगा, वी बाय आर। आइडियल सर्किट के लिए अगर इसको 0 रख दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो करंट इनफाइनाइट ना हो, करंट इनफाइनाइट क्यों ना हो, क्योंकि हम रेसिस्टेंस क्या ये हम अज्यूम करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कॉइल का रेसिस्टेंस क्या है, 0। तो करंट इनफाइनाइट ना हो, ठीक है, करंट का हम बहुत छोटा वैल्यू रखने के लिए व्हाट वी डू, वीपी इज इक्वल्स टू ईपी एजम्पशन। ये क्लियर है आपको? हालांकि इसके बाद ये कहीं यूज होने वाला नहीं है पूरे चैप्टर में, बट पता होना चाहिए अगर थ्योरी में पूछ लेगा तो। सिमिलरली EMF in secondary will be equals to voltage of secondary for same reasons. For same reasons, ES is equals to VS. तो अब देखो कहानी आ गया अपना कंप्लीट। क्या
अब ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट में। ई एस इज इक्वल्स टू माइनस एन एस डी फाइव बाय डी टी। ये कहां से आया बोलो? ये इक्वेशन कहां से आया? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक। एक आपने प्राइमरी में वोल्टेज अप्लाई किया और ये आया। उसके बाद ये कहां से आया बेटा? बैक ईएमएफ। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स इन सेकेंडरी। ये कहां से आया? अजम्पशन से। क्योंकि आर जीरो है, तो अगर ये नहीं होगा, इफ दिस डज नॉट सेटिस्फाई, देन I will be infinite. Hence, Vp is equals to what? Ep. Or last, for the same reasons, Vs is equals to minus Ns d phi by dt. रेशियो ले लो, Vs by Vp का रेशियो ले लो। हमें तो सेकेंडरी से ना मतलब है बेटा, ना आउटपुट से मतलब है। मैं आउटपुट कौन सा है? सेकेंडरी वाला। Therefore, 6 नंबर में Vs अपॉन Vp ns d phi by dt डिवाइडेड बाय nphi कर ही देते हैं यार। दोनों में फ्लक्स डी फाइव बाई डी टी सेम क्यों लिख पा रहे हैं हम? क्योंकि देखो देखो, कंस्ट्रक्शन के कारण। नहीं दे रखा क्या? पहला वाला देखो फिर, सेम फील्ड लाइंस, इसलिए डी फाइव बाई डी टी क्या होगा? सेम फॉर बोथ। रेशियो ले लो। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको टिक कर लो। सेकेंडरी को ऊपर रखते हैं क्योंकि हमेशा हमें क्या चीज से मतलब होता है? आउटपुट से। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कॉमन सेंस देखना यहां ध्यान से, कॉमन सेंस। अच्छा पहले रुक जाओ, करंट का भी कर लेते। 7। अजम्पशन लिखो। पूरा अजम्पशन पर कहानी है ये। वो अजम्पशन भी लिखे हुए हैं किताब में, है ना? पर टिक कर लो इसको, ये 3 अजम्पशंस लिखे हुए। जो भी हमने पढ़ा वो यहाँ लिखा हुआ है 3 के फॉर्म, 1 2 एंड 3।
ना, देखो सेम फ्लक्स। क्यों सेम फ्लक्स होगा? क्योंकि कॉइलिंग दोनों की क्या होगी, इस तरीके से इंटैक्ट होगी कि फ्लक्स लीक नहीं होगा, ये माना है हम। प्राइमरी रेजिस्टेंस जीरो माना, स्मॉल, एंड फॉर सेम रीजन सेकेंडरी का करंट क्या माना, स्मॉल। सातवें में एक और अजम्पशन है, assuming no energy loss between primary and secondary, assuming no energy loss between primary and secondary। no energy loss का क्या मतलब हो गया, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी इज 100%। ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है। ओके, व्हाट वी कैन राइट, पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट। what we can write, what is power input, Vp into Ip, power output secondary voltage into secondary current। Vi होता है ना पावर, वही लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पावर इज इक्वल्स टू Vi। आरएमएस लिख लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, रूट टू चला जाएगा सबसे। देखो ना, अगर आप यहां पर V का V साइन ओमेगा टी मान लो दे रखा होता, वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहां पर क्या लिखते, Vp बाय रूट टू। इसको क्या लिखते, Ip बाय रूट टू। वैसे ही इधर भी रूट टू क्या होता, कैंसिल आउट, इसलिए डायरेक्टली लिख दी। V मैक्स में लिखो या रूट में लिखो, दोनों क्या होगा, सेम। बट एक्चुअल में पावर क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये ध्यान रखना हमेशा, इस पर बहुत सवाल आया, कल भी सिखाया था मैंने आपको। दिस इज पावर, एवरेज पावर। यहां पर आरएमएस क्यों नहीं लिया, ले लो, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेके फिर ऐसे ऐसे कैंसिल कर देना, खरीदो डू इट। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो इसको लिखो फिर से, मैं लिख रहा हूं, आप रहने देना। Vp इंटू आई पी इज इक्वल्स टू Vs इंटू आई एस। सेकेंडरी का करंट अपॉन सेकेंडरी का, सॉरी प्राइमरी का करंट क्या देगा आपको, उल्टा रेशियो दिख रहा है। हमने Vs बाय Vp निकाला था, अब क्या आया, Vp बाय, ठीक है, तो क्या लिखोगे यहां पर, Vp बाय Vs विल बी इक्वल टू Np बाय Ns, उल्टा रेशियो। कोई एक मेमोराइज कर लेना, ठीक है, कोई एक मेमोराइज कर लेना। यही अच्छा आसान रहेगा मेमोराइज करना, समझ में आ रहा है, Vs Ns, Vp Np, यही कोशिश करना मेमोराइज करने का, और करंट को क्या करोगे इसके बाद, उल्टा कर दोगे। समझ में आया ये चीज? और मोस्ट प्रोबेबली आपसे वोल्टेज ही पूछा जाएगा, मैक्सिमम चांस इसी का है। पूरा याद मत करना, तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, करंट ऊपर था कि करंट नीचे था, सेकेंडरी प्राइमरी। आप एक ही याद करना, Vs बाई बीपी इज इक्वल टू
NS बाय NP, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केस वन लिखो, फॉर्मूला लिखो। एक लिख के दूसरा अपने से। केस वन, केस वन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। दिस इज योर केस वन। अच्छा, इससे पहले कि मेरे दिमाग से उतर जाए, दिस रेशियो इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। शायद बुक में नहीं है। एनपी बाय एनएस नहीं। कौन सा रेशियो? एनएस बाय एनपी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। लगाओ प्रॉपर्टी बेटा, एनएस बाय एनपी। एनएस एनपी से बड़ा है। देखो यार क्या हुआ, व्हाट सीखा ना मैथ्स 11th में, क्या होगा? ns divided by np will be greater than 1, which means vs by vp is greater than 1, and which means secondary is greater than primary। पहला पेज निकालो, बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर बना? वोल्टेज बढ़ाया हमने सेकेंडरी का, है ना? नहीं समझ में आता है तो यहां लिखो इनपुट, उधर लिखो आउटपुट। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, यहां लिखो इनपुट, P फॉर इनपुट, आउटपुट। आउटपुट ज्यादा है इनपुट से, तो हमने वोल्टेज को क्या किया है? बढ़ाया है। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप अप। तो ये वोल्टेज का कंडीशन स्टेप अप के लिए। करंट का कंडीशन बताओ क्या आएगा बेटा? आई, सॉरी, फिर से यहीं से शुरू करते हैं, देखना ध्यान से। कंडीशन क्या चल रहा है अपना? ns is greater than np, which means np by ns will be less than 1। ns को इधर ले जाओ, np by ns less than 1। np by ns is what? is by ip less than 1। सेकेंडरी का करंट प्राइमरी से क्या आएगा? कम। ठीक है, समझ आया कैसे करना है? ऐसे करना, फॉर्मूला लिखना है। कौन सा? vs बाई बीपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी। उसके बाद याद रखना है कि करंट का क्या रेशियो होता है? उल्टा। तो करंट का फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद क्या करना है? कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो दूसरा केस आप खुद करेंगे, नहीं, केस टू करिए। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कीजिए, याद हो जाएगा यहीं पर। अरे फॉर्मूला लिखो, पीछे क्या देख रहे हो? फॉर्मूला लिखो, वोल्टेज वाला फॉर्मूला लिखो बस, और कुछ नहीं, सिर्फ वोल्टेज वाला फॉर्मूला लिखो, बाकी सब।
तो ये कहां से लिखा हमने, मेमोराइज करके, बाकी विल फॉलो। IS upon IP will be what? NP by NS. इसके बाद मैथ्स, क्या मैथ्स? NP is greater than NS, therefore NP by NS greater than 1, और इसी को क्या लिख सकते हो, NS by NP less than VS by VP less than 1, VS less than VP। उसके बाद आउटपुट इनपुट, आउटपुट कम हो गया इनपुट से, क्या हुआ, स्टेप डाउन। करंट पर अप्लाई करो, डायरेक्ट हो जाए। NP बाय NS इज ग्रेटर देन 1, तो IS बाय IP इज ग्रेटर देन 1, IS इज ग्रेटर देन IP। मेरे हिसाब से ये याद करने की जरूरत नहीं है। स्टेप डाउन का मतलब क्या होगा, आउटपुट शुड बी लेस, VS शुड बी लेस देन VP। कंडीशन आप खुद बना सकते हो। ओके, जो चीज हमने पढ़ी यहां टिक कर लीजिए, ये रहा और ये रहा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का कंडीशन क्या है, NS ग्रेटर देन NP। स्टेप डाउन का कंडीशन क्या है, बाकी सब आप निकाल सकते हो। वोल्टेज और करंट में इनवर्स रिलेशन होगा, वोल्टेज घटेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट घटेगा। ठीक है, मुद्दे की बात, सारे इक्वेशंस अप्लाई टू व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर्स, आइडियल ट्रांसफार्मर्स। आइडियल मींस व्हाट, विदाउट एनी एनर्जी लॉस। ठीक है, विदाउट एनी एनर्जी लॉस। बट एक्चुअल में तो ट्रांसफार्मर नहीं होता होगा ना आइडियल, तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉसेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आयरन कोर में थोड़ा सा छेद हो, क्या होगा, फ्लक्स लीक हो जाएगा। पहला इज फ्लक्स लीकेज, मार्क करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स लीकेज? मान लो आपके कॉइल 1 में एक्स फ्लक्स जनरेट हुआ और कॉइल 2 तक पहुंचते पहुंचते एक्स में से 2 फील्ड लाइंस निकल गए, तो कितना पहुंचेगा, x-2। तो ये होता है जब प्राइमरी से फ्लक्स सेकेंडरी में जा रहा है तो कुछ फ्लक्स क्या हो गया, लीक हो गया। तो मार्क करिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स लीकेज? नॉट ऑल ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी पासेस थ्रू सेकेंडरी। ऐसा क्यों होता है, रीजन फॉर फ्लक्स लीकेज। ये तो हमने ये लिखा कि फ्लक्स लीकेज होता क्या है, व्हाट इज फ्लक्स लीकेज, व्हाट इज फ्लक्स लीकेज। रीजन फॉर फ्लक्स लीकेज, या तो डिजाइन खराब हो, या तो एयर गैप्स हो कोर में। दो रीजन फ्लक्स लीकेज का, या तो डिजाइन खराब हो या तो एयर गैप्स हो लीकेज कोर में। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो पूछा जाएगा वो ये, हाउ इट कैन बी करेक्टेड। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सेटअप 1। देख रहे हो, इसमें तो चांस है कि यहां से यहां लीक हो जाए, दूसरा वाला हो सकता है पहुंच जाए, तीसरा वाला पहुंच जाए, चौथा वाला लीक हो जाए। बट इसमें लीक होने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम। तो कैसे ठीक किया जाता है फ्लक्स लीकेज को, बाय विंडिंग प्राइमरी ओवर
सेकेंडरी। क्लियर है? दिख रहा है सभी को? दिखना चाहिए फ्लक्स लीकेज को कैसे ठीक करते हैं, इस बार रटने की जरूरत नहीं है। बाय विंडिंग प्राइमरी ओवर सेकेंडरी, इसलिए मैंने आपको बोला कि पहला वाला इज मोर प्रेफर्ड। देख रहे हो? तो चांसेस पहले वाले में फ्लक्स लीकेज के बहुत कम हैं। तो करेक्शन मार्क कर लिया, विंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन ओवर द अदर, वाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद सेकेंड रीजन मार्क करो, रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। ठीक है, तो अगर वायर है, वायर में रेसिस्टेंस आ गया तो व्हाट विल हैपन? हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला क्लास 10 में क्या पढ़ा आपने? आई स्क्वायर आर। तो हीट डिसिपेशन को मिनिमाइज करने के लिए करंट को तो नहीं कर सकते, क्या करना होगा? रेसिस्टेंस को मिनिमम करना होगा। रेसिस्टेंस को क्या करना होगा? मिनिमम। आर को कैसे मिनिमम बना सकते हो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर फ्रॉम क्लास 10? रो एल बाय एरिया बढ़ा दो, आर क्या होगा? तो किसी वायर का अगर एरिया बड़ा है तो उसको थिन वायर बुलाओगे या थिक वायर? थिक। कैसे ठीक करेंगे? थिक वायर। समझ में आया? ये भी नहीं रटना है। तो विंडिंग का रेसिस्टेंस आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होना चाहिए? स्मॉल, वेरी स्मॉल। इसलिए हम क्या मानते हैं? जीरो। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आ गया तो आप क्या देखोगे? हीट लॉस, एनर्जी लॉस होगा, तो 100% ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज एडी करेंट्स। व्हाट आर एडी करेंट्स? बोलो। कभी कभी आयरन, आयरन तो देखा होगा ना हमने, प्रेस जो घर में होता है, देखा हमने प्रेस घर पर। तो प्रेस करते वक्त, ठीक है, कभी कभी सूखे कप ज्यादा सूखे कपड़े पर प्रेस करते हैं तो क्या होगा? चार्ज जनरेट होगा दोनों के बीच में, और चार्ज जब जनरेट होगा तो वो आयरन के सरफेस पर मूव करेगा। तो चार्ज मूव करेगा तो उसे हम क्या बुलाएंगे? करंट्स, एडी करंट, जो सरफेस पर आया। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फ्रिक्शन। उसी तरह एडी करेंट्स जो है वो सरफेस पर और किसकी वजह से आ सकता है? अगर आप अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अल्टरनेट कर रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, तो किसी भी बॉडी के सरफेस पर क्या आ सकता है? एडी करेंट्स। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसके सरफेस पर क्या आ सकता है? एडी करेंट्स। एंड एडी करेंट्स इज द सोर्स, इज अ कॉज ऑफ लॉस। ठीक है, तो पहले तो ये लिखो, एडी करेंट्स कहां आएंगे? आयरन कोर पर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से एसोसिएटेड एनर्जी जो कि सारा सारा सेकेंडरी में जाना चाहिए था, ठीक है, वो अब कहां कहां जा रहा है? देखना ध्यान से, फिर से देखो इसको। ये जो फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स है इससे, है ना, फ्लक्स से ई एनर्जी, ये सारा ई का ई कहां पहुंचना था? यहां पहुंचना था। बट हुआ क्या? चेंजिंग फ्लक्स ने सॉफ्ट आयरन कोर पर क्या प्रोड्यूस कर दिया? करंट। तो ये रेड वाला का ई थोड़ा घटकर इस करंट में चला जाएगा। से फॉर एग्जांपल हमने स्मॉल ई लिया, तो अब सेकेंडरी कॉइल में कितना एनर्जी पहुंच रहा होगा? ई माइनस ई। ठीक है, तो ये ध्यान रख, एडी करेंट्स जो है हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस कराता है। एडी करेंट्स कहां आता है? ऑन द सरफेस, सरफेस पर करंट्स आते हैं। तो कैसे ठीक कर सकते हो? करंट को कैसे ठीक कर सकते हो कि सरफेस पर आ ही ना? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। एक वायर है, वायर के अंदर से करंट जा रहा है, उसके सरफेस पर मुझे करंट नहीं चाहिए, कैसे होगा? अरे एक कॉपर का वायर है, ठीक है,
कॉपर का वायर देखा है ना, तांबे कलर का जो होता है, उसके सरफेस पर मुझे करंट नहीं चाहिए, उसको हम ऐसे आसानी से पकड़ सकें, ऐसा चीज होना चाहिए। क्या करेंगे उसको, इंसुलेटेड मटेरियल से कोट कर देंगे तो उसको पकड़ सकते हैं हम आराम से। तो आयरन कोर पर करंट नहीं आना चाहिए, तो क्या होगा, इंसुलेशन का कोटिंग, वही होगा आंसर। ये सब कॉमन सेंस है बेटा। कोर कैसा होना चाहिए, लैमिनेटेड। ये तो रटना होगा, हिस्टेरिसिस याद कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पिछले चैप्टर में हिस्टेरिसिस पॉइंट हुआ करता था, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ऐसा कर्व बनता है यार हिस्टेरिसिस का। ठीक है, वो याद कर लेना यार, फालतू उतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ना। ये हिस्टेरिसिस कर्व बनता है ऐसा, एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो याद कर लेना। क्या क्या याद करोगे उसे, मैं लिखो। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर रिवर्स हो रहा होता है। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो बार बार चेंज हो रहा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का लॉस। तो इसीलिए हिस्टेरिसिस लॉस को बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं विच हैज लो हिस्टेरिसिस लॉस। बस ये है करेक्शन। ठीक है, लो हिस्टेरिसिस लॉस मैग्नेटाइजेशन की वजह से आता है, हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक है, पढ़ना होगा, पढ़ लेना, कोई फायदा नहीं है। ये कौन सा पॉइंट चल रहा था, 7, 8। वही जो आपने लिखा, एक्चुअल ट्रांसफार्मर्स के लॉसेस एंड देयर करेक्शन। चारों को लिख लीजिएगा। क्या है स्पेलिंग इसका, हिस्टेरेसिस। ध्यान रहे सबका करेक्शन आपको याद करना है, कैसे करेक्ट करते हैं। मैक्सिमम टाइम्स एडी करंट वाला आता है। आपसे अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी पूछे तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, नो फ्लक्स लीकेज,
negligible resistance of coil, no eddy currents and no hysteresis loss. समझ आ रहा है? इसी क्वेश्चन को कैसे पूछेगा? आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफार्मर कैसा होना चाहिए बताओ, या फिर आइडियल ट्रांसफार्मर कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? कोर का वाइंडिंग क्या होना चाहिए? 1/the अदर. कोर कैसा होना चाहिए? लैमिनेटेड. मैग्नेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? जिसका हिस्टेरेसिस लॉस कम हो. और वायर कैसा होना चाहिए कॉइलिंग का? थिक. तो कंडीशन फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर कैसे बनाओगे? एक ही क्वेश्चन का 4 तरीके से सवाल. मैथ्स हमेशा आइडियल ट्रांसफार्मर पर ही आएगा. ठीक है. और अगर नहीं आया, मान लो पावर लॉस हो ही गया, करवा ही दिया उन्होंने क्वेश्चन में. ठीक है, लिख लिया ये आपने? मान लो उन्होंने क्वेश्चन में पावर लॉस करवा ही दिया, मान लो 95% एफिशिएंसी है, क्या करोगे? इसको चेंज कर दोगे यहीं पर. पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट की जगह क्या लिखोगे? एफिशिएंसी टाइम्स पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर. बस काम हो गया. है ना? 95% एफिशिएंसी है तो 95/100 इंटू पावर इनपुट विल गिव यू व्हाट? पावर आउटपुट. यही चेंज होगा बस. ये वाला फैक्ट वैसे होगा नहीं, बट फिर भी एक्सट्रीम केस के लिए क्या पता कर दे. बाकी फॉर्मूला वही रहेगा. एफिशिएंसी इंटू वीपी इंटू आईपी इज इक्वल टू वीएस इंटू आईएस. ठीक है? क्लियर है? लास्ट लिखो 9 नंबर. हाउ इज पावर ट्रांसमिटेड? इलेक्ट्रिसिटी को कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन किया जाता है? मान लो झारखंड में एक पावर प्लांट है जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है और दिल्ली में कंजम्पशन होना है. तो झारखंड में पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ उसको क्या किया जाएगा? उसके वोल्टेज को क्या किया जाएगा? स्टेप अप. लिखो. तो ध्यान से देखना. व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेप अप? V output will be equal greater than V input. करंट में क्या लिखोगे? वोल्टेज का कंडीशन ये है, करंट का कंडीशन इसका उल्टा. ठीक. जरा देखना यहां पर क्या होगा. तो आपने I को क्या किया है? रिड्यूस कर दिया है. तो लॉस जो होगा वो क्या होगा? I स्क्वायर के हिसाब से कम हो जाए. ठीक है? तो स्टेप अप करने का ये रीजन होता है. क्यों करते हैं स्टेप अप? वाई? टू मिनिमाइज द लॉसेस. दिख रहा है लॉस मिनिमाइज होता हुआ? और अभी आपने यही सब किया. तो डेफिनेशन से होगा ये स्टेप अप का मतलब. बाय डेफिनेशन स्टेप अप का क्या हुआ? आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज. और बाय मैथ्स करंट क्या होगा? कम हो जाएगा. करंट कम हो जाएगा तो लॉस क्या हो जाएगा? तो यहां से स्टेप अप किया, स्टेप अप वोल्टेज दिल्ली पहुंचाए और दिल्ली में
घर पहुंचाने के पहले तो क्या करेंगे, स्टेप डाउन। 11,000 की लाइन से, ठीक है, ऊपर जो मोटा वाला तार होता है सबसे ऊपर, एक स्टेप डाउन, फिर एक और स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर से घर पर जो आएगा, और फिर घर पर आपका वही 220 240 वोल्ट के अराउंड। 11,000, 33,000, 33,000, वो सब। 33,000 भी होता है ना, 11,000 जनरली यूज होता है, तो 11,000 लिखो, ये सब है नहीं बुक में, ठीक। ठीक है, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ तो 220 हुआ होगा, उसको स्टेप अप करके कहां पहुंचाते हैं, 11,000 पर, फिर 11,000 से ट्रांसफर करके दिल्ली पहुंचाया, फिर 11,000 से थोड़ा सा कम किया, और फिर घर पहुंचाने के पहले फिर कम किया। तो ये वाला तो है अपने घर में जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला ट्रांसफार्मर, दिस वन, हम जो देखते हैं वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला कहाँ आएगा आपका, पावर ग्रिड यहाँ होगा आपका, मुंगेर में भी है ना, क्या जो है नाम है भूल गए, बहुत सारा ट्रांसफार्मर बराबर लगा रहता है, वो वाला। ये जो हम देखते हैं वो ये वाला है, दूसरा वाला स्टेप डाउन। ठीक है, ये भी है आपके बुक में लास्ट में। ये भी चैप्टर आपका हो गया खत्म। देखना, ध्यान दे देखना। तो ये जो, अच्छा सब स्टेशन बोलते हैं तो याद आ गया, सब स्टेशन, सब स्टेशन इसको क्या बुलाता है, सब स्टेशन, सब स्टेशन, यूटिलिटी पोल्स। ठीक है, तो सब स्टेशन में पहला स्टेप डाउन, और यूटिलिटी पोल्स पर फिर दूसरा स्टेप डाउन, फाइनली 240 वोल्ट के अराउंड अपने घर पर पहुंचता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, कुछ पूछना है आपको, बढ़िया है। करिए, देखिए, कोशिश करिए। देखिए कैसा ट्रांसफार्मर है, आइडियल, बस शुरू हो जाइए। पहला फॉर्मूला लिखिए जो रटने के लिए बोला है, उसके बाद दिमाग लगाइएगा। सही बता रहा हूं मैं, पहला वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको रटने के लिए बोला है, वो पहले लिख देना है, उसके बाद दिमाग लगाना है क्या पूछा है। आई होप सबका लिखा गया होगा, दिखाया, खोजो क्या क्या दे रखा है। ये सब क्वेश्चन होगा आपके बुक में, है ना, प्रीवियस ईयर में, सॉल्व करिए फटाफट। ये सीख लिया तो न्यूमेरिकल का झंझट खत्म, फिर तो थ्योरी ही है उसके बाद, है ना, कैसे आया, डिराइव करने दे देगा, ये डिराइव करने भी दे देगा। न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा झंझट यही है, ये हो गया तो हो गया खत्म, न्यूमेरिकल और कुछ नहीं है ट्रांसफॉर्मर में। पहला हो गया, ns by np is also known as transformation ratio, which is equals to what,
100। प्राइमरी कॉल में टर्न्स कितने दे रखे हैं? 100, विच मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी विल बी हाउ मच? आइए आंसर मैच करो। सेकेंड, करंट इन प्राइमरी। What is the formula for current? Power is equals to VI। 220 वोल्ट कौन सा वोल्टेज होता है? आरएमएस। सिखाया था मैंने आपको। आईपी का वैल्यू विल बी 5 एम्पियर। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, पहले वाले फॉर्मूले से। VS by VP is equals to ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। VS क्या होगा? 100 टाइम्स VP। व्हाट इज VP? 220 वोल्ट, 22,000। आई आंसर। नेक्स्ट, करंट इन सेकेंडरी। VS बाय VP अगर वो है तो IS बाय IP उसका क्या होगा? उल्टा, 1/100। IS इज इक्वल टू 1/100 इंटू IP। IP का वैल्यू अभी आपने निकाला 5 एम्पियर। पावर इन सेकेंडरी क्या होता है? पावर का फॉर्मूला VS इंटू IS। नहीं भी निकालोगे तो आंसर पता है कितना आना चाहिए आंसर। हाँ हाँ, डायरेक्ट लिख दो ना। आइडियल के लिए क्या होता है? 1100 वॉट। नहीं, वही मैं बोला, नहीं भी निकालोगे तो भी डायरेक्ट आंसर 1100 वॉट। आइडियल कंडीशन में तो यही है ना, पावर इनपुट इज इक्वल टू व्हाट? पावर आउटपुट। आप देख रहे हो, पावर सेम रखकर आप सिर्फ वोल्टेज और करंट को चेंज कर रहे हो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रांसमिशन। यही आपको सिखाना था इस न्यूमेरिकल से। समझ आया ये? पावर को 1100 वॉट पावर, बेसिकली हम जो मेगावाट पावर प्लांट होता है वो क्या जनरेट करता है? पावर ना, 500 मेगावाट प्लांट। तो पावर को सेम रख के हम करंट को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये हो जाएगा। देखो लो 24 का क्या आया था क्वेश्चन। कर लेंगे आप। पहला लाइन कंस्ट्रक्शन, 2 क्वेश्चन है, 3 है रेडर, है ना? ये 3 मार्क्स का था, ये 2 का था। 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यहां कितने लॉसेज हैं? 1, 2, 3 और 4। हर के लिए कितना मार्क्स? आधा। सब पढ़ा है आप?
5 मार्क। ठीक है, ऐसे ही सवाल आता है, पहले ऐसे आता था न्यूमेरिकल, अब ऐसा सवाल आता है थ्योरेटिकल। ठीक है। 63। 63 का सेकेंड पार्ट, why is a laminated iron core used in transformer? To reduce what? एडी करेंट्स। याद करना होगा, कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। 61। रिमेन्स सेम। फॉर्मूले में क्या यूज किया था? वीपी आईपी इज इक्वल टू वीएस आई एस, मतलब पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। ये दोनों तो गया। ठीक है। उसके बाद यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फ्लक्स सेम क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि फ्लक्स लीकेज हम क्या मानते हैं? जीरो। डी विल बी द करेक्ट आंसर। एसोसिएटेड फ्लक्स एंड एसोसिएटेड पावर इज व्हाट? सेम। तभी तो बेटा दोनों का डी फाइव बाई डी टी सेम आता है, याद है? ये सेम कब आएगा? जब फ्लक्स सेम होगा। और ये पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर। ठीक है, ये कल के क्वेश्चन। रुक जाओ, ये नहीं, ये नहीं, कहाँ गया ये? सॉल्व करो इस सर्किट को, सब निकालो, जेड आई जो भी निकाल सकते हो, करो इसको सॉल्व। मेरे को सब चीज चाहिए। ठीक है, मेरे को आई चाहिए, मेरे को जेड चाहिए, मेरे को फाई चाहिए, मेरे को एक्सी चाहिए, मेरे को एक्सएल चाहिए, सब चाहिए। करो इसको। टेक इट एज सीरियसली। करो। 10 मिनट का टाइम है आपके पास, डू इट। 5 चीजें पूछी हैं।
व्हाट इज वोल्टेज? वी नॉट साइन 1000 t ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू क्या है? 1000। ओमेगा इज इक्वल टू 1000 गिवन radian/s. Now, first one, XC. XC का formula is 1 upon omega C. 1 by 1000 into 2 microfarad, 2 raised to power minus 6. This will give you 1 upon 2 into minus 3. 1000 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा. This will give you what? 500 ohm. XL is equals to omega L. 1000 into L is 100 millihenry. So this will be equals to 100 ohm. Z. What is the formula for Z? R square plus XC minus XL का whole square. So R is how much? 400. XC is 500. XL is 100. 400 का स्क्वायर प्लस 400 का, ये भी 400 का स्क्वायर आएगा. दिस विल गिव यू व्हाट? 400√2 ओम. तो अपना डायग्राम रेडी हो गया. फेज. tan phi is equals to XC minus XL by R. XC minus XL is 400. R is 400. Tan phi is equals to 1. Therefore phi का वैल्यू क्या आएगा? 45 डिग्री. And what will be I? V upon Z. तो V को क्या लिखोगे? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई. हाँ, 1000 लिख लेना ओमेगा को, डिवाइडेड बाय जेड. जेड कितना आया? 400√2. जो वैल्यू आ जाए. वी नॉट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, कोई बात नहीं. ये रहा अपना करंट. वी नॉट का कोई वैल्यू होगा. ठीक है, क्लियर है ये? यही सवाल आएगा. करो इसको. सेम क्वेश्चन. डू इट. ये गलत नहीं होना चाहिए. वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. एक मिनट. लगता है कुछ मिसिंग है. इसको रहने दो. ये करो. डू इट.
कल क्या था याद है? रिजॉल्व द पैराडॉक्स, लास्ट क्वेश्चन यही था। फिर करना है रिजॉल्व। अच्छा, इसमें एल है नहीं, तो इसका मतलब एक्सेल क्या होगा? 0। बाकी सब सेम। फिर बात अटक गई ओमेगा पर। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई फ्रीक्वेंसी। वेव वाले चैप्टर में पढ़ते हैं आप। कितना होगा ये? 100 पाई। बताओ एक्सी का वैल्यू क्या आया? 25,000 10⁻⁶। 1000/25, 40। 40। आया 40। देख रहे हो, एनसीईआरटी जैसा खतरनाक डेटा नहीं आता है डेसिमल में। 293.1। क्यों देता है पता नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर रहे हैं यार बच्चे का, सीखा कि नहीं सीखा वो चेक करना है, कैलकुलेशन चेक करना है आपको। 1 से 10 क्या किए फिर? कैलकुलेशन चेक नहीं किया तो। ठीक है, उसका शुरू हो जाएंगे। Z = R² XC माइनस XL का। ऐसे करते नहीं है बट ठीक है, आपके लिए अब यही है। R का वैल्यू इज, XC का वैल्यू इज 30, और 40 का स्क्वायर हम सबको पता है क्या देगा। डायग्राम। हर क्वेश्चन में यही करना है, और क्या करना है। अच्छा, ये सब चीज तो पूछा भी नहीं था। 5 है, कोई बात। चलो, करंट का क्या होगा? V/Z। दिख रहा है सभी को? करंट क्या होगा? V/Z। V का वैल्यू पढ़ना है ध्यान से। कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो ये कौन सा वैल्यू लिखा होता है? आरएमएस। तो इसमें आरएमएस करने का जरूरत नहीं है। पीक दिया हुआ रहता तो क्या करना होता? √2 से डिवाइड करना होता, जो एनसीईआरटी में कल करा था हमने।
तो 200 डिवाइडेड बाय 50 विल गिव यू हाउ मच? 4 एम्पियर। यह है आपका आंसर, 4 एम्पियर। ठीक है, तो अब सर्किट बना के सॉल्व कर लो, देखो ध्यान से क्या हुआ। दिस इज हाउ मच? 4 एम्पियर का करंट है, रेजिस्टेंस कितने का था? 30 का था, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? अरे 10th में सीखा ना, I इंटू आर, दिस विल गिव यू हाउ मच? 120 वोल्ट। और इसके अक्रॉस एसी में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? जैसे आई इंटू आर करते हैं, यहां क्या करेंगे? आई इंटू एक्स सी, आई इंटू एक्स सी। तो आई इंटू एक्स सी कितना दे देगा आपको? 40 इंटू 4, 160। ठीक है, 160 कैसे आया? क्लियर है? ध्यान रखना, इसमें क्या करते हैं? आई इंटू एक्स सी, आई इंटू एक्स सी। वैसे ही इंडक्टर रहता तो क्या करते? आई इंटू एक्स एल। एल्जेब्रिक सम करो जरा दोनों का, V1 प्लस V2 का एल्जेब्रिक सम क्या आएगा? 200, बट सोर्स का वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज? आंसर इज यस। सॉल्व दिस पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमने क्या सीखा, वोल्टेज को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? थ्रू फेजर। तो फेजर ऐड कैसे करोगे? 120 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर। ध्यान रहे, ये आता था ना वोल्टेज, याद है? ऐसा एक्सी माइनस एक्सएल। तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? दोनों का स्क्वायर करके। एक बार देखो करके आ रहा है 200। रिजॉल्विंग पैराडॉक्स। अरे 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 16 का स्क्वायर 256, दोनों का ऐड करो कितना आएगा? 400। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20, और एक 10, 200 वोल्ट। बिल्कुल आएगा, आंख बंद करके लिख देना, यही आएगा। रिजॉल्व हो गया पैराडॉक्स? समझ आया कैसे करना है? हाँ, एनसीईआरटी में भी है, देखो पूछा भी है। कुछ पूछना है आपको इसमें? अरे सबसे आसान है ये टॉपिक, बस आना चाहिए। करो इसको, एक और करो। अब ये तो सही सही बन जाए भाई। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको खुद से करना है, इसलिए करना है, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अब मेरे से बन जाएगा। चलो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है आपके लिए बेटा। ध्यान से समझ कर, फॉर्मूला लगाकर, ये आज हो जाना चाहिए। आप देख रहे हो हर साल ये सवाल आता है, एलसीआर। इसीलिए मैं इसके पीछे लगा हुआ हूं कल से। करंट भी निकाल रहे हैं, लेकिन करंट, करंट भी निकाल, एफ करंट, बिना करंट का निकलेगा नहीं।
हाँ, ये 4 नंबर आपको आना ही है, कोई उपाय नहीं है। आज इसको सीख के ही जाना है, चाहे जो हो जाए। 4 मार्क्स का सवाल है बेटा। सेक्टर में 4 नंबर, 5%। निकालो ना पहले, जो ऑर्डर में दे रखा है उस ऑर्डर में निकालो। ए और बी निकालो, बिना के निकाले तो होगा नहीं। निकालो। तब तक आप लोग पहुंच गए हैं, सही सही, वेरी गुड। ये भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो C इज 50/π इंटू 10⁻⁻⁶ फैराडे। तो XC विल बी 1/ω_c। सबसे आसान चैप्टर है यार। ओमेगा क्या होगा? 2 × π × फ्रीक्वेंसी इंटू C। 50/π इंटू 10⁻⁻⁶ पाई से पाई गया, ठीक है। 50 50, 2500, 2 5000, 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 5000, दिस विल गिव यू हाउ मच? 200 ओम, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है बेटा? 200 ओम। फट से हम डायग्राम बना लेंगे यहां पर। XC माइनस XL R phi Z
फट से यहाँ वैल्यू लिख देंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XC माइनस XL? XL is 0. So 200 ohm. R is how much? 200 ohm. बस हो गया. Z और phi का काम खत्म. Z क्या होगा? 200 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर विल गिव यू 200 रूट 2. और tan phi क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय 200. दिख रहा है सभी को? तो phi कितना होगा? 45 डिग्री. आया ये? बोलो. इसके बाद सर्किट पहले बनाओ. इसको तरीका है बेटा सब चीज का. ऐसा थोड़ी है कि मतलब कैसे भी कुछ भी कर देंगे. इसके में 1 मिनट.